हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2 के बाद में 5 के बाद में 11 के बाद में 23 के बाद में 47 और 47 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 से यहाँ पर 5 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 5 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है 2 गुना और इसके अंदर जोड़ा गया है 1 को। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 गुना हो जाएगा 4 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 11, 5 से 11 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का सबसे पहले क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 5 का 2 गुना हो जाएगा 10 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 10 और 1 हो जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 23, तो 11 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 11 का क्या कर दें, सबसे पहले तो 2 गुना कर दें और इसके अंदर 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 11 दूना हो जाएगा 22 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 23 से कितना बन रहा है 47, तो 23 से 47 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 23 का सबसे पहले तो क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 23 का 2 गुना हो जाएगा 46 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 46 और 1 मिलकर बन जाएगा 47। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 47 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 47 का हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर देंगे इसके अंदर भी प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 47 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 47 का 2 गुना होता है 94 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो मेरे भाई 94 और 1 मिलकर बन जाएगा 95। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 95 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु कोशिका। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 11 से यहाँ पर 110 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहाँ पर 110 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 11 का किया गया है स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 से 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 121 में से माइनस किया गया है इसी 11 को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 121 में से -11 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 110। और ध्यान से देखिए 110 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 12 के अंदर और इस 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 12 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इस 144 में से हम क्या कर देंगे, इसी 12 को माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 144 में से 12 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 132। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 132। अब हमें देखना है कि संख्या 132 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 132 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स साइंस करंट अफेयर्स और रीजनिंग के साथ में मेरे भाई हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। इस टाइप से ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो समझिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 49। 49 क्या है? तो मेरे भाई 49 है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 49 के बाद में क्या है 343 है। 343 क्या है? तो मेरे भाई 343 है 7 का क्यूब। यानी कि सबसे पहले लिखा गया है 7 का स्क्वायर, उसके बाद में 7 का क्या लिखा गया है क्यूब। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 64 है। 64 क्या है? तो मेरे भाई 64 है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 7 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 का स्क्वायर तो है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि संख्या 512 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 512 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में FIVE को 5137 लिखा जाता है और REAT को 9724 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में FEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि FIVE इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर लिखा गया है 5137। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आगे बोला गया है कि REAT इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई REAT इसको लिखा गया है 9724। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर FEAR इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर FIVE को यहाँ पर 5137 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि REAT को यहाँ पर 9724 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FEAR को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऐप का कोड लिखा गया है यहाँ पर 5, फिर देखिए यहाँ पर आई का कोड लिखा गया है 1, फिर देखिए वी का कोड यहाँ पर लिखा गया है 3 और यहाँ पर ध्यान से देखिए ई का कोड लिखा गया है 7। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई आर का कोड यहाँ पर लिखा गया है 9, ई का कोड यहाँ पर लिखा गया है 7, ए का कोड यहाँ पर लिखा गया है 2 और टी का कोड यहाँ पर लिखा गया है 4।
यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ई का कोड यहाँ पर भी 7 है और ई का कोड यहाँ पर भी 7 है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम ई का कोड क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ऐप को क्या लिखा गया है, ऐप को लिखा गया है 5। तो यहाँ पर हम ऐप को लिख देंगे मेरे भाई क्या, 5। ठीक है, इस ऐप को लिखेंगे 5। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर देखिए ए को लिखा गया है 2, तो यहाँ पर हम ए को लिख देंगे 2। फिर यहाँ पर क्या है आर, आर को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए आर को यहां पर लिखा गया है 9, तो यहां पर हम आर को लिख देंगे 9। यानी कि यहां पर देखिए एफ ई ए आर, इसको लिखा जाएगा 5729। अब हमें देखना है कि 5729 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 5729। ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है हॉकी से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से, और ऑप्शन डी है टेनिस से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है ओडिशा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन,
और ऑप्शन डी है न्यूट्रिनो। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नैनो टेक्नोलॉजी का मुख्य रूप से उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का, या फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अल्फा बीटा और गामा किरणों में से सबसे अधिक खतरनाक कौन सी किरण होती है। ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों में से सबसे अधिक खतरनाक किरण कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा किरणों में से सबसे अधिक खतरनाक किरण होती है गामा किरण। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण का और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो उत्तल दर्पण होते हैं, इन उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। या फिर मेरे भाई हम इसको बोल सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन या सत्याग्रह कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन या सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने
20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।